वेलकम बैक नाज़रीन। मैं ब्रिगेडियर साहब से जानना चाहूँगा, ब्रिगेडियर साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि अब यहाँ पर जहाँ हम नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हम जो है वो कह रहे हैं कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि अगर नहीं होते मुज़ाकरात मुकम्मल और जो है वो ये सीज़ फायर मुमकिन नहीं हो पाता तो क्या फिर रास्ता है? अब एक जो है वो खलीजी ममालिक का भी सबसे बड़ा सवाल निशान है कि ये किस तरीके से मामलात जाएंगे, जो बेसिस के हवाले से बात कर रहे हैं या अपनाए हुर्मस की बंदिश के हवाले से। और दूसरी जानिब अगर देखें तो इस वक्त आज की अगर मैं आपको डेवलपमेंट बताऊं तो ईरानी अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट बताऊंगा कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की आज बारिश कर दी है। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। अब मुझे इसमें यह बताएं कि इसराइल के लिए कितना थ्रेटनिंग होगा और अपकमिंग फिर आप क्या देखेंगे अगर ये नहीं होते तो फिर ये वर्ल्ड क्या सफर कर सकता है इसमें? ये एक में अब बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। हाँ। देखिए, अभी हमें जो देखना है कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट की स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है उसमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं। सबसे पहली बात, अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका मिडल ईस्ट में जिसको हम कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उसका रोल था। वो इजराइल को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था, वो अरब ममालिक को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का उसके दावे थे। हो गया कि उतना उसने काम अरब ममालिक के लिए नहीं किया जितना उसने इजराइल के लिए किया है। दूसरी बात है इजराइल की जो हेजमनी थी या उसकी जो फ्रीडम ऑफ एक्शन था, या उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी जो थी, वो अब मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर सवालिया निशान उठ गए हैं। क्योंकि अब इजराइल जो है और अमेरिका जो है, इजराइल और अमेरिका मिलकर जो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो हैं या अपने अहदाफ जो हैं ईरान में, उनको वो अचीव नहीं कर सके हैं, उनको पा नहीं सके हैं। जी। मिसाल कर सके जी। मिसाल के तौर पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को वो नेस्तो नाबूद नहीं कर सके, उसके ड्रोन प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सके, उसके जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स के ऊपर उसका कब्जा जो है उसको ख़त्म नहीं कर सके। हालांकि यहाँ पे अब ये लग रहा है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया में मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुका है। यूरोप ने उसके साथ साथ देने से इनकार कर दिया है। इंडो पैसिफिक के ममालिक ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, उन्होंने इसके साथ मिलकर इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अरब ममालिक ने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है कि वो ईरान के सामने खुद आकर खड़े नहीं हुए हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है, इजराइल ने और अमेरिका ने, कि अरब ममालिक डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएं जंग में, मगर अरब ममालिक ने भी बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया और उसमें वो शामिल नहीं हुए हैं। तो अब लग ये रहा है कि ये सारी स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट जो है ये चेंज हो जाएगी और इस जंग के ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह यहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, इसमें अमेरिका का यहाँ से वो नहीं रहेगा। इजराइल की वो धाक जो है, जो हैबत जो है, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। और इस स्ट्रेटेजिक स्पेस के अंदर पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं उनके लिए एक बहुत मौका होगा कि वो इस वैक्यूम के अंदर जाएं, ये जो स्ट्रेटेजिक वैक्यूम बना है उसके अंदर जाएं और वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल अदा करें। और अगर पाकिस्तान और टर्की जैसे ममालिक ये काम करते हैं और इन दोनों को चाइना और रशिया की सपोर्ट हासिल होती है, तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही मुख्तलिफ इस रीजन हमें नजर आएगा कि जिसके अंदर हम ये भी समझ सकते हैं कि अरब ममालिक में और ईरान में तमाम रजिस्ट्री दूर हो जाएंगी और उनका एक मामला दुरुस्त हो जाएंगे। कि एक और हिकमत अमली भी जो जेर गौर है उसमें यह है कि अगर ये नहीं होता सारा मामला तो फिर जो कंट्रोल नहीं हो रहा है ईरानियन बकौल ट्रंप डेलीगेशन के, वो ये कहा जा रहा है कि जो ग्राउंड पे जो है वो फोर्सेस भेजी जाएंगी। तो इसमें क्या समझते हैं? इसमें ईरान का तो वाज़े मौक़िफ़ है कि फिर अगर वो आएंगे तो फिर उनके ताबूत वापस जाएंगे और ताबूत भी नहीं जाएंगे। फिर इसमें आप क्या समझते हैं, क्या उनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी? हाँ, देखिए, इसको हम देखते हैं फौजी नुक्ता निगाह से। जी जी जी। अगर आपने ग्राउंड फोर्सेस भेजनी है ईरान के अंदर तो बिला मकसद तो नहीं भेजेंगे। जी बिल्कुल, उनका कोई हदफ होगा। जी, उस हदफ के लिए वो जाएंगे। अगर वो एयरबोर्न या छाता बरदार अपनी फौजें उतारते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि 82 एयरबोर्न डिवीजन को वो तैयार कर रहे हैं, कि उसके 2 ब्रिगेड शायद वो तैयार कर रहे हैं, अगर वो उनको ईरान के किसी भी एरिया के हैं तो वो अलग से वहां पर रह कर क्या कर लेंगे? उनको तो ईरानी फोर्सेस घेर लेंगी और उनको ख़त्म कर देंगी जब तक
कि एक ग्राउंड फोर्स अंदर नहीं जाती और उनके साथ लिंक अप नहीं करती। जी वो लिंक अप कर लेगी और फिर ही वो अपने मकसद को पा सकेंगे। जी और ईरानियों के लिए बहुत आसान होगा कि जो छाता बरदार फौज है उसको घेरे में ले लें, और जो ग्राउंड फोर्स समंदर के जरिए आने की कोशिश कर रही है उसको लैंड ही ना करने दें या उसको आगे जाने ही ना दें, और इन दोनों को मिलने ना दें और इनको अलावा और बर्बाद करते हैं। तो ये एक बहुत डेलिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स किस्म का ऑपरेशन है, और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो एक ऐसी कोई कोशिश करेगा। अभी ये जो एयरबोर्न डिवीजन या छाता बरदार फौज की ये बात कर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये ईरान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात ना मानी, हमारी तजावीज़ ना मानी, तो हम आपके ऊपर इस तरह से और हमले भी कर सकते हैं। मगर ईरान साबित कदम रहा, ने जवाब दे दिया कि वो इन तमाम तजावीज़ को रद्द करता है, चाहे कोई प्रेशर हो या ना हो। तो वही हमने जैसे पहले बात की कि अभी ये शुरू के लम्हात हैं, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस ले रहे हैं, मैक्सिमम पोजीशंस ले रहे हैं, पॉइंट आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मामला खुलेंगे। पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। अब नज़ीर हुसैन साहब ज़रा मुझे इसमें ये बताएं कि हम अरब ममालिक के हवाले से ये देखें कि ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स एक अमेरिका को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, अरब ममालिक का सबसे बड़ा जो है वो हाथ रहा है। आज जिस तरीके से जो है वो हमारा वली अहद साहब से जो बात हुई है, और दूसरी जानिब जिस तरीके से हमने ऑन बोर्ड जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ हम रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं फ्यूचर में, जहां हम अब्राहम अकॉर्ड की बात करते हैं, जहां हम इन रिलेशंस की बात करते हैं, यूएस रिलेशन विद मिडल ईस्ट, तो इनको आप इस वॉर सिचुएशन के अंदर फर्दर क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखें, ये जो पिछले कोई 3 दहाइयों से अरेंजमेंट की हुई थी कि आप अपनी जमीन पे एक मेजर फोर्स माना सुपर पावर को होस्ट कर लें तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाएगी। ये जो अजम्पशन थी या फिलॉसफी थी या डॉक्ट्रिन था, टू स्टार्ट विद, ये फेल हो गया। ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट्स हैं इन 4-6 मुल्कों को मिला के, वो सारी की सारी वेस्ट हो गई। इनको किसी किस्म की प्रोटेक्शन जब जरूरत पेश आई तो नहीं मिल सकी। ये लिहाजा जैसे कहते कि टू स्टार्ट विद ये ख़त्म हो चुकी है। अब जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा, छोटा सा एक स्पेस क्रिएट होगा, वैक्यूम तो नहीं कहें, एक स्पेस क्रिएट होगा जिसमें अमेरिका को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। वो चाहेंगे नहीं, बाय द वे। अभी तक उन्होंने यूएई को और कतर को $8.7 बिलियन की जो वेपन्स हैं वो ऑफर किए हैं, और शायद उस पर बात हो रही है। ये भी एक ट्रिक है ये, कि इनको बजाय पीछे हटने के आप इनको लॉक कर लें अभी से, जबकि उनके पहले जो इक्विपमेंट था वो फेल हो गया, उनकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई, वो फिलोसफी फेल हो गई, लेकिन वो दोबारा उनको लॉक करना चाह रहे हैं। ये इस वजह से कि वो भागना, मैं बड़ा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ आम सी जुबान का, कि वो कहीं पीछे ना हट जाए, लेकिन पीछे हटना पड़ेगा अरब्स को भी। अब यहाँ पर जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान क्या क्या रोल होगा, अब हम ये गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम उनको होस्ट कर रहे हैं टॉक्स के लिए। हमारी पहले से एक अरेंजमेंट हो चुकी है सऊदीज के साथ, और वो मेरे ख्याल में बहुत ही वाइज डिसीजन था ऑन पार्ट ऑफ सऊदीज और पाकिस्तान कि उन्होंने वो कर लिया। अब इसके ऊपर बिल्ड होगा, चाहे वो आज हो जाए, 10 साल बाद हो जाए, जब दो महीने के बाद हो जाए, इसके ऊपर इसको बिल्ड होना ही होना है। और अब जिस तरह पहले जिक्र हुआ कि मुसलमान कंट्री इकट्ठे हो जाएं, आप इसको यूं कहें कि सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के जो मुल्क हैं, इनको इकट्ठे इस तरह होना होगा कि किसी कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कोलिशन डेवलप करनी होगी। लेट्स कॉल दिस इंडस टू नाइल। अब इंडस टू नाइल अगर ये कोलेशन बन जाए तो उसमें आप सिक्योरिटी और डिफेंस भी ले आएं, एंटी टेररिज्म भी ले आएं, और उसमें डिफेंस प्रोडक्शन भी आप आ सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं कोलैबोरेशन के वो भी होंगे। और ये भी समझे आप कि मल्टीपोलैरिटी इज नॉकिंग एट द डोर। मल्टीपोलैरिटी मीन्स कि अमेरिका अब सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं रहेगा, बाय द वे। अब चूंकि वो नहीं रहेगा तो चाइना भी आएगा, रशिया भी आएगा, और अब मेरे ख्याल में बहुत सी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा होगा। तो मेरे ख्याल में ये होने जा रहा है, और इसको जरा वक्त लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल आप ये ना एक मुझे सिर्फ एक जुमला कहने दें, वो ये आप ना
क्या कहें, अगर अगर खुदा न खास्ता ये टॉक्स कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान का इसमें कोई नुकसान भी नहीं होना बाय द वे, और उनका कोई उसमें कसूर भी नहीं होगा। वो दो पार्टीज हैं जिन्होंने एक वेन्यू पे एग्री किया है और एक इंस्टीट्यूशन पे एग्री किया है। आई थिंक दैट्स द बैकग्राउंड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जहां हम खासतौर पे ये बात कर रहे हैं वॉर सिचुएशन के हवाले से, वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एम्बेड होगा खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस या फ्यूचर गवर्नेंस के हवाले से भी है। राजा साहब, ज़रा इस हवाले से मुझे बताएं कि जहाँ वज़ीर आज़म साहब ने इजलास भी किया है और जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें और जो अशिया खुर्दनोश या तमाम तर जो मामलात रिलेटेड है तिजारत के हवाले से, उसमें कीमतें बढ़ी भी हैं और कुछ जो है वो फैसला ये भी किया कि कीमतें नहीं भी बढ़ाएगी, सब्सिडी दी गई है। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत के पास इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है और अपकमिंग इस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं? ये देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप हमारा जो दाखिला का महाज है यानी अंदरून मुल्क, उसका बहुत अहम हिस्सा है। वो कि ये जंग जो है वो पाकिस्तान की बियॉन्ड पावर थी, पाकिस्तान का इस पे कोई इख्तियार नहीं था इवेंट्स पे, चाहे तेल की कीमतें चाहे दीगर वाकयात हैं। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान ने उसको एंटिसिपेट करके तो उसको प्लान करना। इसके भी दो कंपोनेंट थे। कंपोनेंट तो ये था कि खलीजी ममालिक जो इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ों की, चूँकि उनका बैरिक उस तरीके से नहीं जा पा रहे, उनकी जहाँ पे तेल नहीं जा रहा बाहर, खतरात हैं वहाँ पर, उनकी जो इम्पोर्ट्स हैं जिसमें सर फहरिस्त और मोस्ट इम्पोर्टेंट अशिया खुर्दनोश है, उस हवाले से भी फैसले कुछ किए गए कि उनको फैसिलिटेट करना है और साथ साथ अपने मुल्क के अंदर भी उनकी कीमतों का, उनकी सप्लाई, उनकी रसद और तलब का बैलेंस रखना कि जो इत्मीनान बख्श है। चूँकि पाकिस्तान में बैरिंग फ्यू प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट होती हैं और उनका भी सेफ रूट अवेलेबल है, तो वो कोई ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कि उसको फ्यूल जो है वो नाजुक चूँकि इशू है, उसकी जो कॉन्टीन्यूस सप्लाई, पता नहीं है कि आगे जंग क्या इख्तियार करती है रास्ता, तो उसके हवाले से कुछ फैसले किए गए हैं जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन है, पार्शियल डेज हैं ऑफिस के, ताकि मूवमेंट कम हो, फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो कम हो और ताकि वो पाकिस्तान जो है इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सके। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा खतरा होता है जब कोई किल्लत और जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती है तो वो बड़ी डेंजरस चीज होती है। तो उस हवाले से तमाम तरह इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई पैनिक की सूरत, खुदा न खास्ता अगर ये मुमकिन नहीं होता तो अगर एक ऐसी नौबत आ जाती है कि मजीद प्राइसेस पेट्रोल की, डीजल की बढ़ाने की नौबत आ जाती है, तो उसके बाद क्या समझते हैं कि हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप से या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इस हवाले से बार्गेन करेगी कि रशिया से या कोई ऐसा जो खिता है जो पेट्रोल की पाकिस्तान को कम प्राइसेस देता है, तो उस हवाले से आपने कुछ सोचा है इस हवाले से हुकूमत ने? देखिए, रशिया के हवाले से बहुत सी हमारे मुल्क में जो है जब कोई भी किसी पॉलिसी में कीड़े निकालता है तो बहुत सी ऐसी मिथ्स या ऐसी गलत इतलात फैलाई जाती हैं। मसलन आपने सुना होगा कुछ अरसा पहले, चंद बरस पहले हमने ये सुना था कि जनाब वो ईरान या चाइना तो 20 पैसे या 50 पैसे फी यूनिट बिजली देने पे आमादा है, लेकिन अमेरिका या फलां ताकत लेने नहीं दे रही। तो इस किस्म की कहानियां, जो रशियन ऑयल है, पाकिस्तान की जो 5-6 रिफाइनरीज ऑयल रिफाइन करने की, ऑयल वहां पर नहीं हो सकता रिफाइन, उन पे कैपेसिटी नहीं है कि वो 50-60% के हवाले से बात कर रहा हूँ ना सर, उसी कैपेसिटी के ऊपर कोई हिकमत अमली बनाने का इरादा है। अब ओवरनाइट तो हम अपनी रिफाइनरीज नहीं लगा सकते ना। हमारी रिफाइनरीज की जो टेक्निकल पोजीशन है, जो टेक्निकल उनका सेटअप है, वो जो भारी तेल है, लॉन्ग टर्म तैयारी की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म तो चले बाद की बात है, लेकिन यह है कि वो एक नई पूरा सेटअप लगाने के मुतरादिफ है, लिहाजा वो फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है, टेक्निकली फिजिबल नहीं है, उसमें कोई पॉलिसी का या किसी दबाव का अमल दखल नहीं है। लेकिन जो भी एवरीथिंग पॉसिबल जो भी है वो की जा रही है, अवाम नास के मफाद के लिए होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें ये बताएं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, क्योंकि खिते के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पे पाकिस्तान किसी भी अंदरूनी खासतौर पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं है, जिस तरीके से अफगानिस्तान का भी सिनेरियो हमारे साथ है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है, PTI या अपोजिशन को किस तरीके से लेके चलेगी?
देखें जैसे जो आज की सूरत हाल है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो यही मामलात हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ पाकिस्तानी लोग भी इसकी नज़ाकत को समझते हैं और समझना चाहिए। ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं, चाहे वो सियासी जो जमातों के साथ मुज़ाकरात हैं, जो बातें, और बिलखुसूस चूंकि हमारी अपोजिशन का माजी से आप 2014 के धरने से ले लें, वो डायलॉग पे बिलीव ही नहीं करते। यानी डायलॉग उनका, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज का, पार्लियामेंटेरियंस का, पॉलिटिकल लोगों का, सियासी जमातों का वाहिद हथियार डायलॉग होता है, लेकिन वो चूंकि इसमें बिलीव नहीं करते। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं दूंगा कि जब एक इंतहाई नाजुक टाइम था, जब हुकूमत, आज की अपोजिशन हुकूमत में थी, तो तब भी जब नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम के बारे में, प्लान के बारे में मीटिंग होनी थी, तो उस वक्त के वजीर आजम ने उसमें शिरकत करना उस वक्त भी गवारा नहीं किया था, जबकि हमारी जमात के लोग जेलों में। सर पॉइंट आ गया सर, थैंक यू सो मच राजा साहब। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, नज़ीर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म होने को, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उमर शरीफ लगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।